बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, खारजी अमूर के हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला तेज़ी से जारी है और पेंटागन के मुताबिक अब तक 50% अमरीकी फ़ौजी जो कि 2500 के करीब इस वक्त स्टेशन हैं और अमरीकी फ़ौजी साजो सामान वापस जा चुके हैं। और पहले जो एक टाइम लाइन दी गई थी 9/11 की, क्योंकि आपके इल्म में है कि 20 साल कबल जब हमला हुआ था न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, तो उसके बाद अमरीका ने अफगानिस्तान में अपनी जंग छेड़ी। लेकिन अब यही करीने क्यास है कि 4 जुलाई तक ये वापसी मुकम्मल हो जाएगी। एक तरफ ये एक अहम इशू है, दूसरी तरफ इसी दौरान अफगानिस्तान के अंदर अफगान फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पें जो हैं उनमें तेजी आ रही है और 34 में से 26 सूबों में इस वक्त आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तो तशद्दुद में भी इजाफा और जरूर जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पोस्ट यूएस विड्रॉल पाकिस्तान के लिए हमारा बॉर्डर बहुत ज़्यादा आपस में मिलता है और बहुत से ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप्स कलदम दहशतगर्द तंजीमें जिन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में पनाह ली हुई है वो हमारे लिए दर्द सर बन सकते हैं। फिर आपके इल्म में है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें 6 जून को, जिसमें कहा गया कि CIA चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया और अमेरिका अब मुतलाशी है कि किस तरह काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस गैदरिंग को के लिए वो कॉपरेशन हासिल करे, वेन्यूज़ देख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सुपर पावर है, वो फेस सेविंग भी चाह रहे हैं। जब पुल आउट करते हैं तो वहाँ जो सूरत बनती है उसमें अमेरिका क्या रोल होगा। पाकिस्तान की जानिब से बहुत वजाहत के साथ मुतअद्दिद बारी कहा गया है कि पाकिस्तान ना तो CIA को ड्रोन के लिए बेसिस देगा, ना ही मिलिट्री बेसिस अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन के होते हुए पाक अमरीका ताल्लुकात किस नहज पर होंगे, ये भी आज की हमारे इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में अहम सवाल है और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दो नहायत ही मौजू और नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका मैं आपसे तारुफ करा देते हैं। हमें बहुत खुशी है और हम उनके ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं कि वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और अब आजकल DG इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं। आपका बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब एक और बड़ा नाम दिफाई और सियासी तजिया निगार हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम स्काइप थ्रू स्काइप। आपका भी शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, क्या कहेंगे सर, ये जो इस वक्त बहुत हमारे मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, US मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में है कि CIA चीफ आए, फिर उनके जो वजीर दिफा हैं उन्होंने भी राब्ते किए, हमारी अफवाज के सरबराहान और DG ISI से रब्ता हुआ, चाह रहे हैं अमेरिका कि कोई काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान एवेन्यू दे। हमारी ये पोजीशन तो वाजे हो गई है, आप कैसे इसका अहाता करेंगे? देखिए, ज़मीनी हकायक तो अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और मेरा ख्याल है किसी भी पॉलिसी साज मुल्कों के लिए ये जो उन्होंने सोच रखा था उससे ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हुए हैं। और इसकी क्या वजह, इतनी तेज़ इनखला क्यों हो रहा है? देखें, इसमें भी है कि अमेरिका ने वैसे तो कहा कि हम 9/11 सितंबर 11 तक जाएंगे, लेकिन मेरा अपना तासुर ये है कि वो जल्द अज जल्द ये मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए उनके वापसी के दौरान, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्योंकि इस वक्त हाँ इस वक्त तशद्दुद में इजाफा हो गया है। अगरचे अभी तक तालिबान ने गैर मुल्की फ़ौजों पर कोई हमले नहीं किए, उनकी सिर्फ और सिर्फ अफ़गान फ़ौज जो है उसके वो हदफ है, लेकिन ये बदल भी सकता है, कोई वाक़या पेश आ सकता है। तो मेरा ख्याल में इसी वजह से वो शायद अब तेज़ी से उसको मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ मसाइल भी पैदा हो गए हैं। यानी अगर यहाँ तशद्दुद में तेज़ी की वजह से अमेरिका ने अपनी तेज़ी कर दी है जाने की, इनखला की, तो उनके इनखला की तेज़ी की वजह से भी यहाँ पे तेज़ी आ गई मैदान। तो इस वजह से जो तवज्जो सारी मबजूल होनी थी बैनुल अफ़गान मज़ाकरात पर, वो हट गई। और वो हट गई और उसमें पहले कोशिश की कि तुर्की में एक मीटिंग की जाए, लेकिन तालिबान भी अपनी पोजीशन, उन्होंने कहा कि भाई हमारे से तो कुछ वादे किए गए थे वो माने ही नहीं गए हैं, हमारी में डीलिस्ट नहीं किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस रिजीम्स के ऊपर से हमें हमारे कैदी नहीं रिहा किए, और वैसे भी हम बैनुल अफ़गान मज़ाकरात की मेज़ पर यह तय करेंगे कि सीज़ फायर होगा कि नहीं होगा।
ये हम पहले से नहीं करेंगे। ये प्री कंडीशंस आ ये प्री सो उन्होंने एक किस्म का अपनी बार्गेनिंग पोजीशन, जिसे कहते हैं ना मुज़ाकराती पोजीशन, जो है ना उसको मजबूत करने के लिए वो। अब ऐसे में अगर आप गौर करें तो अमेरिका, हर मुल्क, बल्कि आज दोपहर को मेरी ऑस्ट्रिया के एक थिंक टैंक है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसके साथ हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज का एक डायलॉग चल रहा था और अफगानिस्तान मौजूद था। तो मैंने उससे भी ये तासुर लिया कि हर मुल्क ये इस वक्त सोच रहा है कि अफगानिस्तान में तो अफरा तफरी होने जा रही है, सिविल वॉर होने जा रही है, हम अब कैसे इसके असरात से बचें, सब इस पे सोच रहे हैं। अमेरिका भी, पाकिस्तान भी, सारी दुनिया। इस वजह से इस वक्त तवज्जो सारी इस बात पे है कि ये जो फॉल आउट होना है, ये जो एक अफरा तफरी का एक माहौल पैदा होना नजर आ रहा है, जो होता नजर आ रहा है, इससे अब कैसे बचें। अमेरिका की तवज्जो इस बात पे भी है कि भाई हम जिस मकसद के लिए 20 साल पहले आए थे वो तो दोबारा फौत हो रहा है, क्योंकि आईएसआईएस और दाइश और इन सब के आने का माहौल तो बनता जा रहा है। तो आप फिर क्यों आए और क्यों इतने ट्रिलियन डॉलर्स लगाए और क्यों कई हजार अमेरिकी फौजियों की जान का भी गंवाई। तो इस वजह से अमेरिका भी ये सोच रहा है कि क्या फिर हम टेररिज्म को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त करें, और मेरा ये ख्याल है कि ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उनका। ठीक है, अब ये मेरी अपनी जाती राय है कि उनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। एजाज अहमद साहब को भी रोपिन करते हैं। एजाज साहब, सर आप बताइएगा, ये जो अहाता किया है एजाज चौधरी साहब ने, पाकिस्तान के लिए क्या इस वक्त सूरत हाल है? अमेरिका इश्तिराक चाह रहा है, आपके इल्म में है 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ उनकी एक अरेंजमेंट हुई, कुछ कंडीशंस लगाई गई, कुछ तकाजे किए गए। लगता ऐसे है, जो मीडिया इतलात हैं और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी मेरे सामने है कि CIA का भी चीफ भी पाकिस्तान आए और उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और DGISI से, और हमारी मीडिया में भी रिपोर्ट आ रही है, ऑफिशियली इस हवाले से कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तो कह दिया कि जी नो वे, हम आपको ना CIA के जो ड्रोन्स थे जो पहले ऑपरेट करते थे उसकी इजाज़त दी जाएगी, ना ही बेसिस दी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या तरजीहात होनी चाहिए, और हम ये जो अफगानिस्तान में जो एक चीज सामने नजर आ रही है, इसके फॉल आउट से बचने के लिए क्या पॉलिसी और क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकती है? इजाज अमान साहब। जी, थैंक यू वेरी मच अनवर। देखिए, बात ये है कि अमेरिका क्या चाहता है, इसको एक तरफ छोड़ दें। ठीक, देखना ये है कि क्या वो 20 बरस, ये जो हमारे यहाँ बेसिस की बात चल रही है और हमसे CIA के चीफ ने विजिट किया, अमेरिका हमसे ताउन मांग रहा है, या जिसका रेफरेंस अभी आप दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दिनों में हमने किस तरह C लॉक्स और G लॉक्स और एयर लॉक्स उनके हवाले कर दी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जी, और उसकी हमने बड़ी भारी कीमत अदा की। अब देखना यह है कि जो बेस वो हमसे मांग रहे हैं, 1 या 2, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर बैठ के 1,40,000 मोस्ट मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस रखकर 5 बड़े एयर बेसिस बनाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके 4,000 कोalition फौजियों की लाशें उठाकर 2 लाख अफगानों को कत्ल शहीद करके वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके, तो अब वो 1 या 2 बेस लेकर पाकिस्तान से कौन सा जो मौजज़ा है वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम ये कुछ अब अचीव कर सकते हैं। उनका जाना ठहर चुका था, उन्होंने 20 बरस सब कुछ तरीके आजमा कर देख लिए, और अब वो जिस खतरे के तहत जा रहे हैं उसकी सेक्रेटरी साहब ने बड़ी वजाहत से बात कर दी है। पाकिस्तान उनको बेसिस न देगा, न देने चाहिए, क्योंकि अब एक बात राइटिंग ऑन द वॉल है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव विटनेस टू मैनी थिंग्स। वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल 20 बरस ये इल्जाम लगाते रहे कि पाकिस्तान के दोगलेपन की वजह से हमारा जितना नुकसान अफगानिस्तान में हुआ है, या हमारी तमाम तर नाकामियों की वजह पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी है। ये जॉन केरी ने मेरी मौजूदगी में सरताज अजीज साहब को कहा था। अब बात यह है कि जिनकी ये सोच रही है 20 बरस, अब वो हमें पनिश करना चाहते हैं। मैं इसको अपना पर्सनल व्यू है मेरा, बट आई एम वेरी कन्विंस्ड कि अब वो पाकिस्तान अगर उनको बेसिस देगा तो वो अफगान लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, तालिबान लीडरशिप को, और तमाम तर जो कोलेटरल डैमेज होगा उसके गैज़ो गजब के लिए वो तालिबान का रुख एक दफा फिर पाकिस्तान की तरफ करना चाहते हैं,
ताकि जो इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान से वो चाइना का रास्ता रोकना चाहते हैं, जो कोलिशन जो पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटेजिक मफाद को हर्ट करना चाहते हैं, जो वो पाकिस्तान से एक अपनी इस हजीमत का बदला लेना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में बैठकर वो इश्तिहाल अंगेजी करें ताकि पाकिस्तान भी खमियाजा भुगते, पाकिस्तान चाइना रिलेशन भी खराब हों और एक लास्टिंग इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक मजबूत अफगान लेड अफगान ओन्ड हुकूमत ही दाइश और अलकायदा के रास्ते में रुकावट बन सकती है। कोई पपेट गवर्नमेंट इनको नहीं रोक सकती। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तकरीबन 6 से 7 हजार आईसिस और दाइश के फाइटर्स जिनको खुद ये पालते रहे हैं CIA वाले, वो अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिसको उन्होंने काउंटर फोर्स के तौर पे रखा हुआ है ताकि एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। लेकिन उनको नकेल डालना सिर्फ मजबूत तालिबान फैक्शन या तालिबान हुकूमत ही उनको नकेल डाल सकती है, कोई पपेट गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सकेगी। अगर इस पस मंजर को हम समझ जाएं तो फिर बेसिस न देना ही एक अकलमंद तरीन ऑप्शन होगी पाकिस्तान के लिए, वरना हम मजीद नुकसान उठाएंगे। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान इस फॉलोआउट से कैसे बचे, देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐलान जंग नहीं हो रहा। अगर बहुत वहां इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई तो चंद और रिफ्यूजी, चंद हजार या लाख के करीब रेफ्यूजीज मजीद आ सकते हैं। उसके लिए हमने बॉर्डर फेंसिंग कर दी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस उन बॉर्डर्स पर बैठी हैं, 70 के करीब किले हमने तामीर कर ली हैं। हम उस फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको मुकम्मल रोक नहीं सकते तो। इसके अलावा तालिबान की हुकूमत या तालिबान की जो एक अपर हैंड है, उससे पाकिस्तान का कोई नुकसान होने नहीं जा रहा। आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। लेकिन उस पर जनरल साहब आपने फेयरली पुट अप, लेकिन एक सवाल ये बनता है, आपने कहा रेफ्यूजीज आ सकते हैं, रेफ्यूजीज पहले भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो हमारी कलअदम TTP है उसके बहुत से कमांडर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो आप नहीं समझते कि इस वक्त चूंकि वहाँ पर आपस में अफगान फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान दस्तो गिरबान हैं, वो इससे फ़ायदा उठा के वो पाकिस्तान में बदमनी के वाक़यात या हमारे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रेफ्यूजीज? वो जो डिसिडेंट एलिमेंट हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो अफगानिस्तान में इस वक्त बैठे हैं, उनको 20 बरस CIA ने नहीं रोका, उनको कारजाई और अशरफ गनी हुकूमत ने नहीं रोका, और वो ये कहते रहे कि पूरे अफगानिस्तान पर चूंकि हमारी रिट्स नहीं है और 50% एरिया अब भी तालिबान के कब्जे में है, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मजबूत तालिबान हुकूमत पूरे इलाके को जो कंट्रोल करेगी, वो पाकिस्तान के मफाद का दिफा भी कर सकते हैं और इन लोगों को भी वो रोकने की सलाहियत रखते हैं। वो कोई बहाना नहीं करेंगे। अगर हम न्यूट्रल रहें, किसी की तरफदारी ना करें, फेवरेट्स को ना पालें और अफगानों को अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने दें, तो ये अगर रीजनल कुव्वतें, मेरा इशारा पाकिस्तान, रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स की तरफ है, अगर ये तरफदारी ना करें तो ये इन फाइटिंग मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और एक स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आ जाएगी। लेकिन अगर इन रियासतों ने अपने फेवरेट पालने शुरू कर दिए तो फिर सिविल वॉर, तो फिर ये इंस्टेबिलिटी लंबी भी हो सकती है। एजाज चौधरी साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका को मैं देख रहा था, उन्हें कोट कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो एयर बेसेस आर एब्सोल्युटली नो गो, और पाकिस्तान ने क्लियरली बता दिया है। और इस दफा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी कहा है कि जो CIA चीफ आए थे वो मेरे ख्याल में ये बात ही शायद सामने उन्होंने नहीं लेकर आई। कैसे, चूंकि आप वाशिंगटन में रहे हैं, आप अमेरिका की सोच और माइंडसेट को समझते हैं, और अमेरिका जो है वो यूजुअली कहते हैं देयर नो फ्री लंचेस एंड दे ऑलवेज सी थिंग्स फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट। इस वक्त हम क्या पाकिस्तान की बेस्ट एंगेजमेंट इस वक्त US अंडर जो बाइडेन प्रेसिडेंट क्या हो सकती है इन दिस सर्कमस्टांसेस व्हेन दे नीड आवर सपोर्ट? देखें, वो तो हमेशा से ही रहा है ये मसला हमारा अमेरिका के साथ कि हम एक ब्रॉड बेस्ड एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट करते हैं। वो
आपको किसी न किसी लेंस के हवाले से देखते हैं, और आजकल अफ़गानिस्तान के हवाले से देख रहे हैं, किसी हद तक चीन के हवाले से देखते हैं, किसी हद तक हिंदुस्तान के हवाले से देखते हैं। लेकिन हम जो उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते थे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में वो नहीं बन सके, अभी भी नहीं बन सके, बावजूद इसके कि पूरी हमारी तरफ से ये पैगाम है। उधर से एक या दो मौजू पिक कर लेते हैं वो, और आप देखें कि जो जिस किस्म के दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत में रवाबत होने चाहिए थे, उस तरह नहीं बन पाए। वो उस तरह नहीं। जो ओबामा के ज़माने में जो एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, 5-6 वर्किंग ग्रुप्स थे, वो नहीं बन सके। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर यहाँ के CIA के डायरेक्टर खुफिया दौरा करते हैं या दूसरी तीसरी बातें करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि वो अपना जो उनके मकासद हैं उनके लिए वो हमसे तावन चाहते हैं। ये बेसिस का पता नहीं जिक्र फ्रैंकली कहाँ से आ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हर लेवल पे और हर बार ये कहा है कि हम तो बेसिस देने ही नहीं जा रहे, ना वो हमसे मांग रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये बहस चला कौन रहा है और क्यों चला रहा है। तो वो जो कहते हैं जब हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, उसके लिए कोई ना कोई तो उसके लिए मैकेनिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसके लिए G लॉग्स है, A लॉग्स है, वो हम पहले से भी करते रहे हैं उनके साथ। लेकिन बेसिस का ये जो सारा चैटर है, ये जो सारा सिलसिला है, मेरे ख्याल में हमारे खिलाफ जो डिट्रैक्टर्स हैं वो एक उनको अंदाजा इस बात का, ना अमेरिका मांग रहा है ना पाकिस्तान दे रहा है। तो ये कहाँ से बहस उठ रही है? इसलिए उठाई जा रही है ताकि ये तासुर दिया जाए पाकिस्तान के अवाम के अंदर कि आपकी हुकूमत सौदेबाजी कर रही है। ये इस वजह से इसको बिल्कुल इसकी नफी मुकम्मल तौर पर करनी चाहिए, और ये शरारत जिसकी भी है उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत बनाने में मदद करे। वो जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात है को चलाए किसी न किसी तरीके से। अगर ये फैसला जंगी अंदाज में ही होना है तो उसका बहुत नुकसान होगा अफगानिस्तान को। जैसे जनरल साहब ने कतर के लिए मासद, जैसे जनरल साहब ने कहा कि आपने कहा पाकिस्तान तो कह रहा है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि हम वी हैव नो फेवरेट्स, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, रशिया का कहा, ईरान का कहा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अगर वो भी फेवरेट्स नहीं पालेंगे तो फिर ये मसला हल हो सकता है, वरना फिर सिविल वॉर। देखिए अफगानिस्तान का अलमिया यही रहा है कि वहाँ पे फेवरेट्स और प्रॉक्सी वॉर्स रही हैं, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने तो पिछले 8-10 महीने बल्कि कई सालों से अब ये वाजे कर दिया है कि हम हर फैक्शन के साथ ताल्लुक रखेंगे, और हम आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ किस किस्म की हुकूमत हो। इससे ज्यादा क्या हो। हमने तालिबान पे प्रेशर डाल के उनको मुज़ाकरात पे भी लिया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो मेरे ख्याल में बहुत ही गैर दानिशमंद हुकूमत है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो उनके बिल्कुल पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल उकसा देने वाली बातें, बरंगेख्ता करने वाली बातें करते हैं। और उसके अलावा उनके जो सदर भी हैं, जब पाकिस्तान ने उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात पैदा किए पिछले 4-6 महीने में, बड़ी एफर्ट की गई, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनका मुस्तकबिल जो है जुड़ा हुआ है और आपके लिए सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि वो अभी भी हम पे इल्जाम लगा के ये समझते हैं कि प्रेशर डाल के पाकिस्तान उनकी खातिर तालिबान से जंग शुरू कर दे। ये क्यों करेगा भी पाकिस्तान तालिबान से जंग? और ये जनरल साहब ठीक कह रहे थे, आज आप तालिबान को जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो जो उनकी भी लेवरेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उनका टारगेट बन जाएगा, और वो TTP के जरिए, PTI पता नहीं किसके जरिए, जो भी उनके जरिए, तो हम क्यों मैदान जंग बने अफगानिस्तान की जंग का? इस वजह से ये पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में बड़ी होशमंदी से, बड़ी दानिशमंदी से ये बात कही गई है कि पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान में बैनुल अफगान मुज़ाकरात कामयाब हों, और ये सियासी खला नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से हम अमेरिका को ये कहते थे कि आपको रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल करनी है, गैर जिम्मेदार तरीके से मत जाइएगा। और ये देखें, ये इन्होंने तेजी कर दी। ये है गैर जिम्मेदारी कि आप 9/11 की बजाय 4 जुलाई को जा रहे हैं, तो आपने तो खुद बैनुल अफगान मुज़ाकरात को एक किस्म के सेकंड बैक बर्नर पे डाल दिया, और सामने आ गया वो जंग का माहौल। अब ऐसे में पाकिस्तान फिर क्या करे? एक तो पाकिस्तान ने ये करना है जिस तरह मैंने कहा, दूसरा पाकिस्तान को उस जो हालात खराब हो रहे हैं, हम तो बॉर्डर मिला हुआ है ना सर, बाकियों को तो बॉर्डर नहीं मिला हुआ, हमारा जो बॉर्डर मिला हुआ है तो हमें उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। ये जनरल साहब ने सही कहा, और भी लोग कहते हैं कि रिफ्यूजी मैनेजमेंट के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। रिफ्यूजी मैनेजमेंट इन द सेंस कि 3 मिलियन तो पहले से यहाँ पे हैं और आ जाएंगे, उनके साथ पता नहीं कौन कौन ड्रग स्मगलर्स भी आएंगे, मिलिटेंट्स भी आएंगे, दूसरे तीसरे भी। इस वजह से हमारे पर बहुत दबाव आने जा रहा है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां सियासी खला को किसी ना किसी तरीके से पुर किया जाए,
और काश के अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो जरा होश के नाखून ले और वो अपना मुस्तकबिल को सही समझ सके, वरना ये वही होगा कि इनमें से जो एक तगड़ा फरीक होगा वो कब्जा करेगा, लेकिन वो भी नहीं कायम रह सकेगा क्योंकि दूसरी तरफ से भी तो इस बनाई होगी। तो ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये यकीनन मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा स्पॉयलर्स का, कि कुछ लोग हैं वो यकीनन ये चाहते हैं, इंटरनली भी चाहते हैं और एक्सटर्नली भी चाहते हैं। और हमें पता है कि एक्सटर्नली कौन है, वो है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी दो महाज बनाने की कोशिश की और उनकी कोई इस मामले में वो नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेटेजिक उनका कोई ऐसा कंसर्न नहीं, लेकिन हमारे लिए है। इसी तरह इंटरनल जो हैं, अगर कोई ये समझता है कि भाई पाकिस्तान किसी एक फरीक को काबुल में बैठाने की जमानत है, हम नहीं करेंगे ये काम, हमें करना भी नहीं चाहिए। अफगान लेड हो, अफगान ओन हो। ये फिर मैं जनरल साहब आपसे जानूंगा, ये जैसे एजाज साहब भी कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा डिबेट कहां से फिर इरप्ट हुई है, और उनका बेसिस की तो हर दफा नफी की गई। ट्रस्ट डेफिसिट ये कैसे कम किया जा सकता है? आर्मी चीफ पिछले दिनों गए हुए थे, DGISI मौजूद थे और बड़े अच्छे मनाजिर हम देख रहे थे। फिर ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अफगानिस्तान के, उनकी इतनी गैर जिम्मेदाराना, गैर पार्लिमानी और गैर सफारतकारी के जुमरे में आती है, इस तरह के बयानात का सामने आ जाना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों कर नहीं खत्म हो जाता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जब हमारे मफादात जुड़े हुए हैं, आप जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के नेबर्स है, यू कांट चूज योर नेबर्स। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है अनवर साहब, बड़ी सीधी सी बात है कि जो स्टेटस को फोर्सेस हैं, जिन्होंने 20 बरस अमेरिकन शह पर इक्तदार के मजे लूटे हैं और $4.5 बिलियन एनुअल इमदाद को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है और इक्तदार किया है 20 बरस, तो वो लोग चाहते हैं कि काश ये सिलसिला आगे चलता रहे। लेकिन जब अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिकन लेड कोलिशन यहां से जा रही है, तो इस वैक्यूम को, पार वैक्यूम जो क्रिएट होगा, इसको हमेशा हिस्टोरिकली जहां जहां मिलिट्री कैंपेन हुई है, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ही फिल किया है, स्टेटस को फोर्सेस ने कभी फिल नहीं किया। क्योंकि अफगान इस कदर पोलराइज्ड है ऑन एथनिक बेसिस कि उनकी फौज में इस वक्त ही डिफेक्शन शुरू हो चुकी है, और जो अगले महीने में आप देखेंगे कि 100% फौज अफगानिस्तान की तितर बितर हो जाएगी और अशरफ गनी और कारजाई साहब शायद आखिरी फ्लाइट में बैठकर अफगानिस्तान से भी चले जाएं, क्योंकि ये लोग वहां रहने की सलाहियत नहीं रखते, इनके रूट्स बेसिस में नहीं है। और अफगान जो तालिबान है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो जिस तेजी से प्रोग्रेस करती हुई आ रही हैं, उसको ये रेजिस्ट नहीं कर सकते, ना अफगान नेशनल आर्मी कर सकती है। क्यों? ये वजह है जिसकी वजह से वो मुसलसल पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं और वो वही नैरेटिव लेके चल रहे हैं जो अमेरिकन 20 बरस राग अलापते रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान मुखलिसाना ताउन नहीं कर रहा, हमारी तमाम मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है। ये उसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं। लिहाजा ये ट्रस्ट डिफिसिट मुझे फिल होता नजर नहीं आता इन स्टेटस को फोर्सेस और पाकिस्तान के दरमियान, जबकि पाकिस्तान ने पूरे खुलूस के साथ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान से रिक्वेस्ट करके उन्हें दोहा एग्रीमेंट में डायलॉग टेबल पर बिठाया, तमाम तर कैजुअलिटीज के बावजूद। इतना ही ट्रस्ट डिफिसिट पाकिस्तान और अमेरिका में भी है जी। अगर उसकी आप यही पिछली 7-8 मिसालें आप ले लें, जब से हमने उनके साथ ये मुआहदा सी लॉक्स और ए लॉक्स और जी लॉक्स का किया था, ये अब नहीं चलेगा आगे। उसकी वजह क्योंकि इस मुआहदे के दौरान उन्होंने 7 इकदाम ऐसे उठाए जिनमें उन्होंने ट्रस्ट डिफिसिट खुद अमेरिका ने क्रिएट किया। पहला यह था जब हम नेक मोहम्मद के साथ कमांडर 11 कोर मुज़ाकरात कर रहे थे जी, ड्रोन अटैक, और तहरीके तालिबान को हम पुरअमन रहने के लिए कन्विंस कर चुके थे, तो इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की और नेक मोहम्मद को मार दिया जी, सारा प्रोसेस कटल कर दिया। उसकी इन्होंने पाकिस्तान से इजाजत नहीं ली थी, ना मशवरा किया था, न इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी। फिर इन्होंने डमाडोला में स्ट्राइक की कि अहमद जवारी वहां मौजूद है और 70 तालिब इल्म मार दिए डमाडोला में देर में। और फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आ गया इन्होंने कोई मुशावरत नहीं की और हमारे ट्रस्ट को हमें डिसीव किया अमेरिकन ने। फिर एबटाबाद में रेड किया और कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमारे साथ नहीं की और रातों रात रेड करके और वहां पे उसको मार के चले गए। फिर इन्होंने सलाला में स्ट्राइक की
जहां हमारे 2 कैप्टन और 24 सोल्जर शहीद हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे अपनी पोस्ट के ऊपर, और इन्हें पता था ये पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है, लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं की और उनको शहीद कर दिया, जिसकी वजह से फिर हमने इन्हें शमसी बेस से भी निकाला, बेसिस भी खाली कराए, 8 माह इनके लिए जेल ऑक्स को भी रोक के रखा, और ब्लैक वाटर्स के 650 से ज्यादा आदमी मुल्क से निकालकर बाहर वापस भेजे। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये इतनी दफा ये कर चुके हैं कि इनको इनके ऊपर वो ट्रस्ट डिफिशिएंट वो करना बहुत मुश्किल है, अब भी रहेगा। लिहाजा जिधर एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है और मजबूरन रिलेशनशिप रखने हैं, तो वहां बड़ी वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये जहां तक बात हो रही है ना बेसिस की, वेल अमेरिकन मीडिया लिख रहा है, अमेरिकन एनालिस्ट कह रहे हैं, पेंटागन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के साथ बात हो चुकी है और वो जो पहले ताउन का मुआहदा है वो कंटिन्यू रहेगा, विच वाज अ मिस इन्फॉर्मेशन। कोई मुआहदा कंटिन्यू नहीं But that came from US, आपने बताया। हम इस बात के पाबंद हों, हम इन्हें ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी देंगे, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सर मेरे पास आपने अच्छी गुफ्तगू पर वक्त खत्म हो जा रहा है, मैं एजाज साहब से क्लोजिंग कमेंट्स ले लेता हूं। सर टर्की के बारे में भी आ रहा है कि शायद टर्की शायद काबुल एयरपोर्ट या इस तरह की फैसिलिटीज टर्की की तरफ से अगर ऑफर आ जाए, नाटो के मेंबर हैं, पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन? देखिए हर मुल्क अपने फैसले खुद करेगा, अगर टर्की करना चाहता है तो पता चल जाएगा, पर मेरा नहीं ख्याल कि इस जलती हाथ में कोई भी अपनी उंगलियां जो है वो जलाना पसंद करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा था कि जहाँ पे 20 साल आप एक जंग करते रहे हों, जहाँ पे आपने 1.5 लाख तक फौज लेकर गए हों और $1.5 ट्रिलियन खर्च कर दिए हों, वहाँ पे 1, 2 बेसिस 3 बेसिस से ही मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल तो फेस सेविंग है क्या, इसको ताबीर किस चीज से करेंगे? मेरा तो ख्याल है पब्लिक को बताने के लिए कि भाई हमारा फुटस्टेप्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस बहस में उलझाया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तवज्जो हटाई जा रही है और अमेरिका की आवाम को ये बताया जा रहा है कि देखें हम वो टेररिज्म के खिलाफ हमें शिकस्त नहीं हुई, बल्कि हम अभी भी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान और दूसरे तीसरे, और फिर जब पाकिस्तान को गिनी पिग बना के कहेंगे कि देखें पाकिस्तान ने बेसिस नहीं दिए और देखें ये बड़ा गलत मुल्क है, हम आपको पहले भी कहते थे गलत मुल्क है, खुद ही बहस शुरू की और खुद ही उसको उस पर ले जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस किस्म की बहस में नहीं उलझना चाहिए। हमें बिल्कुल वी शुड कॉल स्पेड अ स्पेड। हमें बिल्कुल अमरीकियों को ये कहना चाहिए कि ये चैटर जो आप कर रहे हैं हम समझ गए हैं आपकी चाल, हम बिल्कुल इसमें नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने ना पहले दिए थे, ना कोई इस तरह का कोई मुआहदा था, ना हम अब आपके साथ ये काम करेंगे। हाँ, सियासी हल अगर ढूंढना है उसमें हम पेश हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग में पेश हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां पे कोई अलकायदा या आईसिस के और अमन तैयबालो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, आपका बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थ्रू स्काइप। दोनों मौसम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बहुत आम इशू है, इस पर हम आने वाले दिनों में ज़रूर बहस को उठा रखेंगे। छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम सोशल प्रोग्राम एहसास वन विंडो सेंटर के वाले से गुफ्तगू करे होंगे। हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे आज एक सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का जो गेम चेंजर प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम। इसके तहत एक मुनफरिद आगाज़ किया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया। एहसास वन विंडो सेंटर कायम किया गया है इस्लामाबाद में। जो एहसास प्रोग्राम की सरबराह हैं और रूह रवां हैं सेनेटर डॉक्टर सनिया निश्तर साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी हैं।
वो इस मौके पे मौजूद थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी और बताया गया कि ये जो एहसास वन विंडो सेंटर है, अब एक ही छत के नीचे जो इससे मुतल्लिक जितनी खिदमात हैं या प्रोसेसेस हैं वो जो एहसास के बेनिफिशरीज हैं उनको फराहम की जाएंगी, उनको मुहैया होंगी। और ये भी ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया डॉक्टर सनिया निश्चर साहिबा की जानिब से कि इसके दायराकार को मुल्क भर में फैलाया जाएगा और हर जिले में एहसास वन विंडो ऑपरेशन सेंटर होगा। वैसे भी बिलाशुबा एहसास प्रोग्राम इसकी कौमी और बैन-अक़वामी सतह पर तारीफ हो रही है और हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को दुनिया भर के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स जो कि कोविड-19 के दौरान इस पैंडेमिक का जब हमें सामना था और है इस वक्त, उसमें दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्रामों में इसका शुमार होता है जिन्होंने लोगों को एहसास इमरजेंसी कैश दिलवाया उस वक्त जब उनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। और इसके साथ साथ चौथे नंबर पर इस सिलसिले में आया और ये जो डॉक्यूमेंट आया है इसमें ये भी सामने बात आई कि जो 100 मिलियन पीपल हैं जिनसे ज़्यादा लोगों को जिनने आउटरीच किया उसमें भी एहसास प्रोग्राम शामिल है। तो इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर सनिया निश्चर साहिबा, इनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम सच के साथ के लिए। ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा, ये तो हमने विजुअल चला दिए, ये जो एहसास वन विंडो ऑपरेशन सेंटर है इसके क्या खदोखाल होंगे, इसके कितने जुज़्व हैं और इसकी अफादियत क्या है? जी, सबसे पहले तो अनवार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए जी, कई दहाइयों से पाकिस्तान में जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम हैं वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, बहुत से इदारे चलाते हैं। जो डेटा है उसमें कोई शफाफियत से पता नहीं चलता कि कौन कितने बेनिफिट्स ले रहा है हुकूमत के डिफरेंट प्रोग्राम से। तो जब हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त एक फैसला हुआ था कि एहसास के जो दायरा कार में जो तमाम प्रोग्राम चलेंगे उनकी हम वन विंडो ऑपरेशन से उनको हम उन पर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक। अब वन विंडो ऑपरेशन जो है उस पे 6 सतून हैं। सबसे पहले तो ये कि सेंटर के एक छत के नीचे एक जगह पे सारे प्रोग्राम हो, चाहे वो पेमेंट के ATM हो, बैंक की ब्रांचेस हो, नगरा का दफ्तर हो, एहसास नशोनुमा हो, एहसास कर्जा हो, एहसास आमदन हो, बच्चों के स्टाइपेंड्स का प्रोग्राम हो, एहसास स्कॉलरशिप हो, जितने भी हैं वो एक जगह से हम एक छत के नीचे से एग्जीक्यूट करेंगे ताकि जो लोग आए उनको पता चले कि हुकूमत के दायरा कार में क्या क्या प्रोग्राम हैं उनके लिए, एक आम आदमी को पता चले। नंबर 1। दूसरा जो और इस सिलसिले में जो पहला सेंटर था वो आज हमने खोला है इस्लामाबाद में। और कहाँ खोला है मैम? इस्लामाबाद में? खाली इस्लामाबाद में किस जगह पे खोला गया? जी, ये इस्लामाबाद में सितारा मार्केट में खोला गया और वो इसलिए खोला गया कि वहाँ बस का अड्डा करीब है, आम आदमी को वहाँ जाने में बड़ी आसानी होती है। ठीक। तो सिर्फ सेंटर ही नहीं मगर प्रोसेसेस जो हैं उनको भी लोगों के लिए आसानी के लिए हमने चेंज किया है। नंबर 1 सेंटर और प्रोसेसेस। नंबर 2 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आम फहम अल्फाज में लोगों के सवालात के जवाब दिए गए हैं। लोग जो सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं उनके बड़े सिंपल जवाब होते हैं मगर यूजुअली हुकूमती जो वेबसाइट्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, लोगों को समझ नहीं आते। तो दूसरा जो वन विंडो ऑपरेशन का जुज़ है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन पोर्टल है। तीसरा जुज़ एक ऐप है जो वही इंफॉर्मेशन जो डिजिटल पोर्टल पे है वो ऐप पे मिरर करता है। चौथा जो जुज़ है वो हमारे बैक एंड की इंटीग्रेशन है जो लोगों को नजर नहीं आई थी मगर जो बैक एंड पे जो हमने इंटीग्रेशन की है वो क्योंकि हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो चीजें चलाते हैं एक से दूसरे को नहीं पता होता कि दूसरा इदारा क्या चला रहा है। ठीक। तो चौथा जुज़ बैक एंड इंटीग्रेशन है। पांचवा जुज़ जो है उसका वो वन विंडो बेनिफिशियरी टारगेटिंग पॉलिसी है, यानी कि तमाम इदारों को पता हो कि जो आप डिफरेंट प्रोग्राम चलाते हैं वो किस गुर्बत की सतह के लोगों के लिए वो पॉलिसी लागू है। ठीक। और छठा जो है उसका वो डेटा इंटीग्रेशन है जो सबसे अहम जुज़ है क्योंकि एहसास का भी सर्वे 91% कंप्लीट है। उस सर्वे से जो डेटा आएगा वो एहसास का
2021 का डेटाबेस होगा। उस डेटा की बुनियाद पे तमाम फैसला समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुर्बत से मुतल्लिक जितने प्रोग्राम होंगे उनकी फैसला साजी उस डेटाबेस पे मबनी होगी, चाहे वो फेडरली हो चाहे वो प्रोविंसेस करें। तो उस डेटाबेस की शेयरिंग का निज़ाम बहुत अहम है और उसका जो शेयरिंग का निज़ाम है उसके लिए कॉग्निटिव, टेक्निकल जुबान में कहते हैं कॉग्निटिव API आर्किटेक्चर। ठीक है। जिन एजेंसीज ने वो डेटा लेना है वो इलेक्ट्रॉनिकली वो डेटा हमसे लें विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी कॉस्ट। और जब वो हमसे डेटा लें अपने प्रोग्राम्स के लिए तो वापस हमारे डेटाबेस को भी अपडेट करें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमसे डेटा लेगी तो वो हमें हमारे डेटाबेस को अपडेट भी करेगी कि उन्होंने वो डेटा किस लिए इस्तेमाल किया। और फिर सबको भी ये विजिबिलिटी होगी, जब वो ID कार्ड पंच करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस फैमिली में कितने लोगों ने कितने बेनिफिट लिए हैं और वो कितने बेनिफिट के हकदार हैं। ओके, चलिए ये इसके नुमाया पहलू हैं। डॉक्टर साहब मुझे जरूर बताइएगा, ये तो बहुत अच्छे और नुमाया पहलू हैं और आपने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करी थी कि पूरे पाकिस्तान में हर जिले में ऐसा सेंटर खोला जाएगा और आप शायद गालिबन 6 माह का आपने टाइमलाइन दिया था। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि इंशाल्लाह 2 दिनों में बजट आना है, अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि कोविड-19 और हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से गुर्बत में बहुत इजाफा हुआ है और बहुत से लोग करोड़ों की तादाद में 2 करोड़ शायद खाकान अबाई साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने वो कहते हैं लोग जो है वो बेरोजगार खत गुर्बत से नीचे चले गए, 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। आप डाटा की बात कर रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा डाटा क्या बताता है कि हमारे यहाँ गुर्बत में कमी वाकया हुई है या इजाफा हुआ है? देखिए जी, गुर्बत की शरह का जो तयन होता है वो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे से मुंसलिक हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे जो होता है वो एक सैंपल सर्वे होता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करती है और वो हर साल या 2 साल बाद ये सर्वे होता है और उसकी एस्टिमेशन की बुनियाद पर गुर्बत की जो प्रेवलेंस होती है यानी कि रेट वो शाया होता है। जो पीछे जो सर्वे हुआ है 18-19 में, उसकी प्लानिंग कमीशन एस्टिमेशन कर रही है और वो जब ऑफिशियली शाया करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि प्री कोविड यानी कि कोविड से पहले गुर्बत की शरह कहाँ थी। अब कोविड के बाद अभी बात तो नहीं कह सकते, कोविड अभी थर्ड वेव चल ही रही है, तमाम दुनिया में गुर्बत की शरह बढ़ी है। तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को हार्डशिप कोविड के तनाज़ुर में जरूर आएगी क्योंकि सारी दुनिया में ये हुआ है। मगर ये भी आप इस बात को भी मलूज रखें कि पाकिस्तान ने कोविड में बहुत अच्छी अल्लाह की मेहरबानी से और हुकूमत की नेकियती से पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है और आप बजट में भी देखेंगे कि लोगों की कोविड रिलेटेड हार्डशिप्स को सामने रखते हुए बजट तक एक खातिर ख्वार रकम मुख्तस की गई है ताकि लोगों की मुश्किलात को किसी हद तक दूर किया जाए। मगर अनवार, अगर आप मुझे थोड़ा सा एक 10 सेकेंड दें, पीछे जो आप बात कर रहे थे ना और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि डेटा ट्रांसपेरेंसी के कौन क्या ले रहा है वन विंडो ऑपरेशन के तहत, ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी एनालिसिस ने हमें बताया कि कुछ खानदान जो असर रसूख वाले हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, वो हुकूमत की हर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम से वो स्कॉलरशिप भी लेते हैं, कफालत कैश ट्रांसफर भी ले लेते हैं, बच्चों के वजीफे भी ले लेते हैं, शादियों की जहेज ग्रांट भी ले लेते हैं। कुछ इन बेचारों की असर रसूख नहीं होता, वो बिल्कुल ही रह जाते हैं। तो जो मैं 6 जो आपको बता रही थी डेटा इंटीग्रेशन, उसके जरिए जो विजिबिलिटी होगी उससे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन क्या ले रहा है और हमारी जो शफाफियत की पॉलिसी है उससे इस बात में हमें फायदा मिलेगा कि हम इवन हैंडेडली लोगों तक पहुंच सके। ये बहुत अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम नुक्ता है। और आपने बताया कि अगर कोई किसी के जहन में कोई सवाल है जो जिसने अप्लाई किया हुआ है एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, वो अपना शनाख्ती कार्ड इस वन विंडो सेंटर में आएगा, वो जब उसका नंबर इंदराज होगा तो तमाम वो उसके जो सवालात के जवाबात उसको वन विंडो सेंटर में मिल जाएंगे। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहबा? जी, सवालों के यहाँ पे शिकायत दर्ज करने की भी सहूलियात हैं, इंफॉर्मेशन की भी सहूलियात हैं, जो सर्विसेज हैं तमाम, चाहे वो नशो नुमा की सर्विस है,
बच्चों के वज़ाइफ की सर्विस है, स्कॉलरशिप की सर्विस है, बैंकों से पैसे निकालने की अपॉर्चुनिटी है, कर्जा की सहूलत है, खुसूसी अफराद को अपनी जो भी उनको मुश्किलात पेश आती हैं, सेहत की जो फाइनेंशियल एक्सेस के बारे में जो मतलब कि वो कहाँ से ग्रांट ले सकते हैं, ये बच्चे को दाखिल कराना है ऑर्फनेज में, होमलेस बच्चा है उसको स्कूल में दाखिल कराना है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये तमाम सर्विसेज एक छत के नीचे मौजूद हैं। और हमने यहाँ एक छोटा सा लंगर इसलिए खोला है, मैं भी टीवी पे सुन रही थी, एक दो चैनल मजाक उड़ा रहे थे, मैं चाहूंगी कि वो जाके इसको प्लीज देखें। लंगर हमने इसलिए खोला है कि जब लोग सेंटर पे आएंगे तो उनके काम होंगे, वो जाके पैसे निकालेंगे, अपना शिनाख्ती कार्ड अपडेट करेंगे, दोबारा एटीएम पे जाएंगे, स्कॉलरशिप का बूथ विजिट करेंगे, वज़ाइफ का बूथ विजिट करेंगे। उनको अगर 3-4 घंटे भी लगे तो खाना उनको वहाँ मुफ्त मिल जाए। ये तो अच्छी बात है। बाहर पनाहगाह की गाड़ी खड़ी होगी कि अगर शाम हो जाए, मगरिब हो जाए, वो वापस गाँव ना जा सकें तो मुफ्त रात जाके और गवर्नमेंट की पनाहगाह में नहीं, मैं तो समझती हूँ तो बहुत अप्रिशिएबल बात है कि जो वहाँ पर जाएंगे और उनको अगर खाना मिलता है गवर्नमेंट की जानब से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जरा इसके हवाले से बताइएगा, टूवर्ड्स दी डॉक्टर सनिया साहब, आपसे चूंकि बात हो रही है, माशाल्लाह वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है जिसको लिविंग पेपर कहा है, उसमें बड़ा अच्छा स्कोर किया है एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम ने आपकी लीडरशिप में। थोड़े से सवाल से बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली प्रोग्राम्स अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली उनको वो एक्लेम और वो शोहरत मुस्बत अंदाज में नहीं मिलती, मनफी अंदाज में ज़्यादा मिलती है। तो इस हवाले से कुछ थोड़ा सा में अगर आप अहाता कर सकें, ये आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा एक ऑनर पाकिस्तान के लिए हासिल किया है, और मजीद इस हवाले से क्या वे फॉरवर्ड है, अगर वो भी इख्तिसार से बता सकें। जी, जो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हुकूमत की एक नियति थी, हमने एक शफाफ मुनज़्ज़म गैर जानिबदाराना अंदाज में, सियासी अंदाज में, एक मुसीबत की घड़ी में लोगों तक पहुंचने की एक बड़ी ही सिंसियर कोशिश की, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह मियां ने हमें सुरखरू किया। वो एक बहुत ही मुश्किल टाइम था, बहुत ही बड़ा कैश डिसबर्समेंट थी जो हुकूमत ने की है, और उसमें एक सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं बहुत सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डाला, सब लोगों ने जो कुछ कर सकता था उस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हुए लोगों। और एक बहुत ही कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी से हम बचे, क्योंकि वो ये एक ऐसी घड़ी थी कि टोटल लॉकडाउन से 24 मिलियन जो लोग खानदान हैं वो डेली वेजेस पे या पे सक्सेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनकी जिंदगी का पहिया यकयक बिल्कुल बंद हो गया था। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ये हम कर सकें। अब आगे जो जाना है, एहसास प्रोग्राम के कई प्रोग्राम्स हैं एहसास की छतरी के नीचे। इमरजेंसी कैश हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो तब लाहे अमल में लाया जाता है, जिससे तब अमल दरामद होती है जब कोई मुसीबत आती है, और उसका एक खास निज़ाम है। 8171 पे मैसेजिंग होती है, डेटा एनालिटिक्स जो होती है वो बरूए कार लाई जाती है, और फिर बायोमेट्रिक पेमेंट्स होती हैं। मगर अब हमारी प्रायोरिटी ये है, नंबर 1 कि हमारा सर्वे जल्द से जल्द कंप्लीट हो। नंबर 2 ये कि जो हमारी तमाम ये जो पिछले 2 साल में हमने प्रोग्राम्स खड़े किए हैं जी, कुछ नेशनल हैं, कुछ मखसूस अजला में हैं, उनको हम स्केल अप करें और अपने वन विंडो सेंटर्स ऑपरेशनल करें, प्रोसेसेस को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर सानिया निशर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, एहसास वन विंडो ऑपरेशन सेंटर के खदोखाल के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर लोगों को खाने की फ्री सहूलत दस्तयाब होगी, इट्स अप्रिशिएबल। और जैसे बात होती है कि फ़लाई रियासत पे ये तमाम चीज़ें वो अहम जुज़ हैं जो फिर फ़लाई रियासत की तकमील तक जो है इसे पहुँचाने में अपना किरदार अदा करती हैं। इस हवाले से आपको हम अप्रिशिएट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी इस हवाले से तहसीन के लायक हैं। और व्यूअर्स, हम अपने प्रोग्राम के एंड में चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है, उस हवाले से भी आज एक अहम दिन है, एक अहम संग मील अबूर हुआ है। NCOC का इजलास हुआ और असद उमर साहब जो वज़ीर मनसूबाबंदी और सरबराह उन्होंने चेयर किया, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे, और बताया गया कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन 1 करोड़ लोगों को लग चुकी है। संगे मील है, लेकिन हमारी 22 करोड़ की आबादी है। साथ में असद उमर साहब ने इस बात को भी इकरार किया कि हमने अभी काम करना है,
और हमारा टारगेट दिसंबर 2021 में 7 करोड़ वैक्सीनेशन का है। लिहाजा 3 जहती अप्रोच भी अपनाई गई है एनसीओसी की जानिब से कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक टाइमलाइन दिया जाएगा कि आपने अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। इंसेंटिव्स के बारे में भी सोचा जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा राग़िब किया जाए कि वो अपने आप को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। साथ में 15 जून से फैसलों पे अमल दरामद होगा, जो नरमी की गई है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉजिटिविटी रेट है 2.58 के करीब है, जो बिलो 3 है। तो उसमें हफ्ते में 2 छुट्टियां थी, मार्केट्स की अब 1 कर दी जाएंगी और दफातर में 100% जो हाजिरी उसको यकीनी बनाया जाएगा। दीगर भी नरमी की जाएगी, लेकिन उसमें हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना होगा। और कल हमने गुफ्तगू की थी चलते चलते स्कूल्स के हवाले से। आज आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत सख्त है, जून में हमेशा बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली बिजली की मांग में ज़्यादा इजाफा हो गया। लिहाजा आज इस्लामाबाद के इलाका मलपुर बाराखू में जो पब्लिक सेक्टर स्कूल है वहाँ बिजली नहीं थी और 25 बच्चे बेहोश हुए। अब मैं देख रहा था रिवाइज टाइमिंग्स भी आए हैं सुबह 7 से 11 बजे तक। तो अच्छी बात है अगर वजारत तालीम इस हवाले से उन्होंने टाइमिंग्स चेंज किए हैं। और क्योंकि गर्मी का जो है वो अभी ज़ोर है, हमें ये भी देखना होगा कि कैसे इस चीज़ को बैलेंस किया जाए कि बच्चों की तालीम में जो हर्फ आया है वो कम से कम उसको किया जाए, लेकिन साथ में उनकी जो सेहत और सिक्योरिटी है, जो कोविड की वजह से भी जब क्लोजर किया गया था वो अवली तरजीह थी, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। बारकैफ ये आज का शो था, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल रात 10:05 तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।